So, hello everyone. Today we are back with the topic that is excretive products and their elimination. आज इसका second lecture है. Myself, Dr. Sukhil Galpade. I'm an MBBS doctor. Now today we are going to talk about the human excretory system. किसके बारे में बात करेंगे? Human excretory system. So, अब हमें पहले पता है ये human excretory system हमें किस चीज के लिए? Definitely दो काम करेगा ये. पहला that is excretion, that is elimination. कल के लेक्चर पिछले लेक्चर में हमने देखा भी है excretion का काम करेगा. excretion यानी कि क्या? elimination of nitrogenous waste. elimination of nitrogenous waste. ठीक है, ये तो आपको पता है क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट में भी आता क्या है? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है. सो हम कौन से ऑर्गेनिज्म है? वी आर बीइंग इन मैमल. हम क्या है? यूरियोटेलिक. क्या है? यूरियोटेलिक. ठीक है, क्या है? हम यूरियोटेलिक. अब हमें डेफिनेटली मेन कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा? हमारा यूरिया. बट इसी साथ साथ हमारे बॉडी में यूरिक एसिड भी बन सकता है ना, हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन भी बनता है. सो इनको भी हम एलिमिनेट करेंगे. सो किडनी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की शीट में काम करेगा एक्सक्रीशन के लिए. और साथ ही साथ it is also responsible for osmoregulation. किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? osmoregulation यानी कि maintenance of ionic balance and body fluid volume. maintenance of ionic balance and body fluid volume. ठीक है, सो ये चीजें कर रही है. अब हम बात करेंगे कि हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है. सो देखिए, सो व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमें पता है सबसे पहले क्या है? मेन ऑर्गन जो होगा एक्सक्रीशन का वो क्या होना चाहिए? किडनी. सो हमें पता है किडनी हो क्या होता है? किडनी पेड़ किडनी होता है. अभी ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ना थोड़े से किडनी ऊपर नीचे की. ये हमारी राइट साइडेड होगी, ये हमारी लेफ्ट साइडेड किडनी होगी. यस, राइट साइडेड किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट साइड किडनी. अब बोलेंगे बच्चे सर ऐसा क्यों है? तो उसका एक सिंपल रीजन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर. यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी. ये जो किडनी होती है कौन से लेवल पे आती है? ये जो किडनी होती है, अगर हम लंबार या फिर सॉरी वर्टिब्रल कॉलम के कंपैरिजन में अगर हम बात किए तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन T12 वर्टिब्रल बोन टू L3 वर्टिब्रल. यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रा 12वीं एंड लंबार वर्टिब्रा 3री उनके बीच में होना चाहिए. ठीक है, उनके बीच में होना चाहिए. सो उनके लिए लेवल होगा वर्टिब्रल कॉलम के कंपैरिजन में. सो वर्टिब्रल कॉलम के कंपैरिजन में T12 से L3 के बीच में हमारी किडनी प्रेजेंट होगी. राइट किडनी स्लाइटली लोअर. अब इनके लिए इनके यहाँ पर हम बात करेंगे आगे. ये कौन से लेवल पे है ये बात कर ली. अब यहाँ से हमें कहाँ मिलेगी? बाहर आते हुए एक डक्ट होती है, ट्यूब होती है, इन्हें हम बोलते हैं यूरेटर. क्या बोलेंगे? यूरेटर. ये यूरेटर जो होती है इसमें जाएगी हमारे एक्सटेंसिबल ग्लैंड है. एक्सटेंसिबल ग्लैंड बोलो सॉरी ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं ब्लैडर. क्या बोलेंगे? ब्लैडर. ये ब्लैडर में ओपन होंगे, ये ब्लैडर में ओपन होंगे. और जब ये ओपन होते हैं तो ब्लैडर क्या करेगा? ब्लैडर क्या करेगा बेटा? यूरिन स्टोर करेगा. क्या करेगा? यूरिन स्टोर करेगा. अब जब हम इनके बारे में बात करते हैं, ये क्या है? यूरेटर. क्या है? यूरेटर. ये क्या है? किडनी है, वीन शेप ग्लैंड, वीन शेप ऑर्गन हो गई. ये यूरेटर हो गया. अब यूरेटर के बाद में क्या होता है? ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर. देखो एनसीईआरटी में जितना बताया गया है उतने पे ही हम ध्यान देंगे. एक्स्ट्रा बताने के लिए बहुत सारी चीजें, पर हम ज्यादा ध्यान देते नहीं है. सो इन सब पॉइंट. ठीक. अब यूरिनरी ब्लैडर से आगे क्या एक्सटेंड होगा? इट विल बी योर फाइनल ट्यूब दैट इज यूरेथ्रा. और यूरेथ्रा से एलिमिनेट होगा यूरिन. यूरेथ्रा से एलिमिनेट होगा यूरिन. ठीक. अब जब हम इन डिटेल बात करें तो और क्या क्या बात कर सकते हैं? किडनी में हमें पता है ये डॉर्सल एओर्टा होती है. देखो डॉर्सल एओर्टा, इस डॉर्सल एओर्टा की ब्रांच होती है रीनल आर्टरी. ये दोनों किडनी में जाएगी, रीनल आर्टरी. उसके बाद जो किडनी से बाहर आने वाली होती है उसको बोलेंगे हम रीनल वेन. सो रीनल वेन किडनी से बाहर आ रही है. देखो ध्यान देना, किडनी से बाहर आ रही है और इंफीरियर वेना कावा से ज्वाइन करेगी. किससे ज्वाइन करेगी? इंफीरियर वेना कावा. और ब्लड वो लेके जाएगी. ठीक है. सो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें पता होना चाहिए. देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा. और यूरेथ्रा देखो सिंपल सी बात है, यूरेथ्रा मेल और फीमेल में डिस्टेंस में वैरी करेगा. मेल्स में यूरेथ्रा ज्यादा होता है, फीमेल में यूरेथ्रा छोटा होता है. ठीक है, ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ दैट यूरेथ्रा इनटू द पेनिस.
वो मेल में उसकी वजह से यूरेटर ज्यादा होगा। जब हम ब्लैडर के बारे में बात कर रहे थे, ब्लैडर से पहले कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, यूरेटर। यूरेटर के बारे में एक एक्स्ट्रा पार्ट बता देता हूँ, इनमें कोई वाल्व नहीं होते, इनमें कोई वाल्व नहीं होते, फिर भी जो ब्लैडर में जो यूरिन है वो वापस रिगर्जिटेट नहीं करेगा। उसका रीजन होता है यूरेटर हैज एन ऑब्लिक कोर्स। कैसा होता है, टेढ़ा अंदर जाता है ब्लैडर में, वो पीछे से आगे ऐसे जाता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, it has an oblique course and that's why it does not, the urine does not get regurgitated back into the kidney. अगर वैसा हो रहा है तो it's an particularly pathological condition, जो एक बीमारी है उसको रिफ्लक्स बोलते हैं, यूरिन रिफ्लक्स होता है, वो किडनी को डैमेज कर सकता है। पर यूजुअली वो ऑब्लिक कोर्स क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, ऑब्लिक कोर्स क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा डेफिनेटली। ठीक है, सो हमने बेसिक चीज पढ़ी, इनके बारे में जो बेसिक चीजें जान ली क्या क्या है। ठीक है, सो अभी हम बात कर रहे हैं, देखो बेसिक्स जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले इन ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है सही है, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, बस। अब किडनी के बारे में बात करना चालू करेंगे। किडनी आर रेडिश ब्राउन bean shaped structure situated between the level of last thoracic यानी कि T12 and third lumbar L3 vertebra close to the, अभी ध्यान में क्या बोल रहा है, dorsal inner wall of the abdominal cavity। So हम किडनी के बारे में बात करें, ध्यान देना, ठीक है। So we are talking about kidney। So इन्होंने क्या क्या बताया किडनी के बारे में, सबसे पहले बीन शेप्ड ग्लैंड है, कैसा है, बीन शेप्ड ग्लैंड है, ऐसा बीन शेप्ड होगा, ठीक है। बीन शेप्ड है तो इसमें क्या क्या है, देखो ये जो आउटर एरिया, आउटर सरफेस है वो कैसा है, कॉन, बताओ कौन है वो, कॉन्वेक्स। और जो अंदर साइड का होगा, ये जो रीजन दिख रहा है वो क्या है, कॉनकेव अंदर, ठीक है। उसको एक एंटीरियर पोल है, एक पोस्टीरियर पोल है, उसके जो एंटीरियर पे सुपीरियर पोल बोल रहे हैं उस पे हमें एक ग्लैंड मिलेगा, दैट्स एन इंपॉर्टेंट ग्लैंड ओवर हियर, जो एक क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। क्या, एड्रिनल, या फिर उसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोला मैंने उससे, सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल क्यों, क्योंकि किडनी के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो कॉन्केविटी दिख रही है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम, या फिर कुछ बुक्स में उसको हाइलस बोल के भी बोला जाता है, हाइलस, ठीक है। तो इट्स हाइलम, हाइलस, ठीक। वो जो कॉन्केविटी नॉच है, अब वो कॉन्केविटी नॉच क्यों है, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें किडनी में आएंगी और यहाँ से किडनी से कुछ चीजें बाहर जाएंगी। सो हम उसके बारे में बात करेंगे, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो है, देखो ये अपर लेवल होगी, फिर क्या होगी, T12, जो कि मैंने बता रखा है, लोअर लेवल क्या होगी, लोअर लेवल क्या हो सकती है, L3, क्या होगी, L3, ठीक है, सही है, L3 होगी भाई। अब आगे वो बोल रहे कि रेडिश ब्राउन हो गया, फाइन, इट इज नियर टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब हम क्या बोल रहे हैं, डॉर्सल वॉल, यानी कि पीठ की बात, यहाँ पे पीठ की बात, तो ये समझ लो हमारी पीठ की वॉल, ठीक। अब ये किडनी है ना, अगर हम साइड से देख रहे हैं तो देखो, तुम ऐसे देख रहे हो मेरे को, ऐसे देखो, या मेरी किडनी ऐसे देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो मेरी किडनी, ठीक है। सो ये डॉर्सल बॉडी और ये अपनी पीठ की साइड है, यहाँ पे किडनी ऐसी होगी, साइड से ऐसी दिखेगी बस, क्योंकि उसका नॉच तो अंदर साइड है ना, ये तो बाहर कॉन्वेक्स है, तो ऐसे किडनी प्रेजेंट होगी डॉर्सल वॉल को चिपक के। अब हमारी किडनी जो होती है, देखो ध्यान देना, किडनी जो होती है हमारी वो होती है रेट्रोपेरिटोनियल। क्या बोल रहा हूं मैं, किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल, यानी कि जो पेरिटोनियम होता है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स का कवरिंग होता है, ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स का कवरिंग होता है, सो उसको जो कवरिंग है वो इनकम्प्लीट है। कैसा है, इनकम्प्लीट, जो पेरिटोनियम है वो इनकम्प्लीटली उसको कवर कर रहा है, तो वैसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, यानी कि देखो पेरिटोनियम ऐसा आया, एंटीरियर वॉल को कवर किया, चला, ठीक है। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है पिछली साइड है तो क्या डॉर्सल वॉल से चिपकी हुई है, इसलिए पेरिटोनियम आगे से गया है। सो किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान देना, each kidney of an adult human measures 10 to 12 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं डायमेंशंस की, सो बहुत आसान है, डायमेंशंस क्या है, वो बोल रहे 10 टू 12 सेंटीमीटर, वो क्या होगा, लेंथ में होगा, कैसा होगा, लेंथ वाइज 10 टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद वो बोलेंगे कि उसकी जो ब्रेड होगी, क्या होगी, ब्रेड, वो ब्रेड बता रहे कितना होगा, 6 से 7 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है, 6 से 7 या फिर 5 से 7 के बीच में होगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी कितना दे रखा है, देखो 5 से 7 दे रखा होगा,
ठीक है। सो एनसीईआरटी जैसे दिया वैसे ही याद करेंगे। कितना बता रखा है? 5 से 7 सेंटीमीटर का उसका क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। और जो विड्थ होती है, विड्थ विड्थ वो ऑलमोस्ट इसके हाफ हो जाएगी, फिर से 2 to 3 सेंटीमीटर। देखो आंसर बहुत इजीली इजीली याद रख सकते हैं। 10 का हाफ है 5, 12 का हाफ 6 होना चाहिए, तो फिर 7 रखता है। फिर 5 का हाफ तो 3 होगा, तो 5 का हाफ तो 2.5 है ना, तो छोटा फिगर ले लिया 2। 7 का हाफ क्या होता है 3.5, तो इधर ले लिया 3। देखो यहाँ से यहाँ पे जाना इजी है, 2.5 इसका हाफ है, तो इधर 2 ले लेना है, इधर 3.5 हाफ है, तो इधर 3 ले लेना है। सो ये जो नंबर है हमें इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीड्स। ये जो नंबर दे रखा है जो कि एनसीईआरटी में, देखो पर्सन टू पर्सन शायद ऑर्गन की साइज वैरी कर सकती है, पर्सन टू पर्सन ऑर्गन की साइज क्या कर सकती है, वैरी कर सकती है। किसी की किडनी एट्रोफाइड होगी तो छोटी कर सकती है, बट एवरेज साइज हमें पता है, एवरेज ह्यूमन साइज बता रखी है 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ, 2 to 3 सेंटीमीटर। देखो हम वाला हम यहाँ पे बस थोड़ा सा ऑलरेडी है 12 से 7 इमेजिन नहीं होगा, ठीक है। इतना बस याद रखना, 10 का 5 हो जाएगा, 5 का 2.5 है तो 2 दिख रहा है तो 2 ले लिया, 7 का 3.5 है तो 3 ले लिया, ठीक है। सो ये इजी बेसिक याद रखो। सो आगे पढ़ो ध्यान देना। सो 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। और एवरेज वेट कितना बता रहे हैं, 120 से 170 ग्राम के बीच में इसका वजन बढ़ेगा। इसका वेट कितना, तो ध्यान देना, वेट 170 120 से लेके 120 से लेके 170 ग्राम की एक किडनी होती है। 120 से लेके 170 ग्राम की क्या होगी, किडनी होगी, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सर्फेस, देखो आगे बढ़ो। कॉन्केव सर्फेस यानी कि जो अंदर की साइड थी, हम बात कर रहे थे जो अंदर की साइड है इसको कॉन्केविटी बोल रहे हैं यहाँ की। सो आगे बढ़ो, कॉन्केव सर्फेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच, यहाँ पे एक नॉच है, उस नॉच को क्या बोल रखा है, हाइलम। ये एनसीईआरटी में पूछा जाएगा एग्जाम में। थ्रू विच, अब ये बता रहा है थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्लाइड है, एंटर ऐसे नहीं बोल सकते, तो मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर। तो लेट्स से हमारी किडनी है, यहाँ पे नॉच है, जो चीज वो बाहर लेके आएगी किडनी से, कोई चीज बाहर लेके जाएगी, कुछ चीजें अंदर लेके आएंगी। सो आई वुड से यूरेटर अगर यूरिन बाहर लेके जा रहा है तो यूरेटर इज कमिंग आउट, तो यूरेटर बाहर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वेन की। सो रीनल आर्टरी ब्लड बाहर लेके आ रही है, सो आई वुड से यूरेटर एंड renal artery, sorry, renal vein is coming out of the kidney. Next, अगर बात करें, so renal artery जो होती है वो अंदर खून लेके जा रही है towards the kidney, वो खून लेके जा रही है। So I would say renal artery is entering into the kidney. Renal artery is entering into the kidney. Renal artery is entering into the kidney. So ये ureter renal vein is coming out of the kidney, or renal artery is going inside, renal artery is going inside, whereas ureter renal vein is coming out. नर्व का हम बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ नर्व्स उसके वहां से बाहर, इम्पल्स वहां से अंदर लेके जाने, कुछ बाहर लेके जाने, मोटा इम्पल्स हो गया या फिर कुछ होगा। सो मेनली तो यहाँ पे हमें क्या होगा, वेन के बारे में हम इंटर नहीं कंसीडर करेंगे, बट यूरेटर वेन इज कमिंग आउट ऑफ द किडनी, हमेशा याद रखना, बिकॉज़ इट इज टेकिंग द कंटेंट आउटसाइड द किडनी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं, देखो ध्यान देना, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो हम उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। देखो ध्यान देना, मैं पूरा डायग्राम आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा। सो किडनी किडनी हमें दो रीजन्स में डिवाइड मिलेगी। कितने रीजन्स में डिवाइड मिलेगी, दो रीजन्स में, पर डिपेंड्स हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। कुछ ऐसे ट्रायंगुलर रीजन्स हमें किडनी में मिलेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रायंगुलर रीजन्स मिलेंगे। किडनी ज्यादा बड़े होंगे,
ठीक है। अब ये ऐसे कुछ ट्रायंगुलर रीजन्स हमें किडनी में मिलते हैं और यही होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमें डिमार्केट करने के लिए किडनी के दो इंपॉर्टेंट रीजन। एक होता है टुवर्ड्स द हाइलस दैट इज कॉल्ड एज मेडुला, और जो बाहर साइड का होगा दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स। सो किडनी में हमें दो रीजन्स मिलेंगे। पहला जो ये रीजन है, ये आउटर पेरिफेरल रीजन दिख रहा है, इसे बोलेंगे हम रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोला हमने? रीनल कॉर्टेक्स। और इस ट्रायंगुलर रीजन का जो बेस है, ये बेस है, देखो बेस यहाँ पर। सो ये जो बेस से आगे वाला रीजन होगा, दैट होल रीजन विल बी लेबल्ड एज रीनल मेडुला। क्या बोलेंगे उसको? रीनल मेडुला, जो टुवर्ड्स द हाइलस होते हैं। सो इतना सारा भाग ये मेडुला में होगा और ये पेरिफेरल जो रिंग बन रहा है वो क्या होना चाहिए? रीनल कॉर्टेक्स। क्या होगा वो? रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर देखो, रीनल कॉर्टेक्स का कुछ टिश्यू इन पिरामिड्स के बीच में जा रहा है। इन पिरामिड्स को क्या बोलेंगे हम? रीनल पिरामिड। क्या बोलेंगे? रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड्स, या फिर क्या बोल रहे हैं हमने? मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। सही है। बट एज यू कुड सी, in between the medullary pyramids there is particularly renal cortex tissue going in between them. So ये वाला रीजन जो कॉर्टेक्स का इन बिटवीन द पिरामिड जा रहा है उसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या बोला है हमने उसे? कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, सही है। अब सवाल आता है, सर ये स्ट्राइएशंस क्यों दिख रहा है? ये स्ट्राइएशंस इसे दिख क्यों रहा है? तो क्या होता है, देखो नेफ्रॉन के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर नेफ्रॉन की जो बड़ी डक्ट होती है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे 10 से 20 कलेक्टिंग डक्ट सारे मर्ज हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाएंगे एक साथ, और ये बड़ी बड़ी डक्ट्स बनाता है। और इन डक्ट्स को हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर मैं बता देता हूं उसको क्या बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं, बेलिनी। और ये डक्ट ऑफ बेलिनी होते हैं जो स्ट्राइएशंस देंगे पिरामिड। ठीक है। अब ये सारा यूरिन जो आपसे फिल्ट्रेट होगा वो कैरी होगा टुवर्ड्स दिस हाइलस, क्योंकि यूरेटर यहाँ से बाहर निकल रही है। सो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यूरेटर से निकल रही है। ठीक है, क्या यूरेटर। अब यूरेटर में यूरिन यहाँ से सारा कन्वर्ज होगा, तो कैसे होगा? तो ये पिरामिड एक ओपनिंग देगा। पिरामिड क्या दे रहा है? ओपनिंग दे रहा है। सो उस ओपनिंग को कुछ बोलते हैं, ध्यान देना, उस ओपनिंग को कुछ बोलते हैं सो ये जो ओपनिंग बोल रहा हूं, बस ओपनिंग के बारे में बता रहा हूं। ओपनिंग है जो रिंग ओपनिंग है उसको बोलते हैं हम रीनल पैपिले। क्या बोला मैंने उसको? रीनल पैपिले। और रीनल पैपिले एक छोटी सी डक्ट में एक्सटेंड हो रहा है, देखो ध्यान दो, ये छोटी सी डक्ट दिख रही है, ये जो छोटी सी डक्ट दिख रही है हम लोगों को, इसे बोलेंगे हम माइनर कैलिक्स। क्या बोला हमने उसको? माइनर कैलिक्स। और प्लूरल फॉर्म में उन्हें बोलते हैं कैलिसिस। क्या बोलते हैं? कैलिसिस। सो ये रीनल पैपिले ओपन्स इनटू माइनर कैलिसिस। अब ये माइनर कैलिसिस अगर ध्यान दिया आप लोगों ने, तो वो ज्वाइन हो गया है टू बिकम अ लार्जर कैलिक्स दैट इज कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स। और ये सारे मेजर कैलिक्स एक साथ ज्वाइन हो गए। सो यहाँ पे ध्यान दो, हमने यहाँ पे 3 मेजर कैलिक्स बना रखे हैं और ये मेजर कैलिक्स सारे ज्वाइन होने देके ध्यान दो, मेजर कैलिक्स ज्वाइन हो गए to give a funnel shaped region over here, to give a funnel shaped region over here, and this is called as renal sinus, और एनसीईआरटी में टर्म देखा है renal pelvis। renal pelvis ये जरूर याद रखना, renal pelvis एनसीईआरटी वाला टर्म। सो ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया जो कट सेक्शन पे हमें किडनी के अंदर दिखेगा। चलो सही है, देख लो एक बार, पूरा ध्यान से देखना बच्चों, पूरा ध्यान से देखना हाउ इट इज बीन अरेंज, कैसे काम। अब ये जो रीनल कॉर्टेक्स होता है इसमें हमें मिलेंगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। कहां पे मिलने चाहिए? रीनल कॉर्टेक्स। मेजर पोर्शन वही पे है, और सारे किडनी में सारे जो नेफ्रॉन्स होंगे कहां पे मिलेंगे? दैट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट इज फाउंड इन रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो आगे पढ़ते देखो। सो वी आर रीडिंग एनसीईआरटी, फिर से रीड करते क्या बोल रही है एनसीईआरटी, देखते ध्यान दे।
इनर टू हाइलम, इनर टू हाइलम, अंदर जाएंगे, हाइलम से अंदर आ, हाइलम था ये नॉच क्या है, ये वाला जो नॉच है, फिर से इसको कलर में डिमार्केट कर देता हूँ, ये वाला जो नॉच है हमारा, ये जो नॉच है यहाँ पर, ये नॉच को क्या बोला है, हाइलम, क्या बोल रखा है, हाइलम। हाइलम के अंदर देखो आगे बता रहा हूँ, हाइलम, इनर टू हाइलम अ ब्रॉड फनल शेप, ये एमसीक्यू में आएगा, ब्रॉड फनल शेप स्पेस है called as renal pelvis with projections for calyces, तो उसमें प्रोजेक्शन दिख रहे थे हमें, इनको बोला है कैलिसेस, ये मेजर कैलिक्स होगा, ये माइनर कैलिक्स। द आउटर लेयर ऑफ किडनी, आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज हम बताना रहेगा कि इनको बाहर से क्या मिलेगा, टफ कैप्सूल मिलती है, तो बेसमेंट कैप्सूल, किडनी को कैप्सूल होगी, किडनी को क्या होगी, कैप्सूल होगी, बाहर से कवरिंग होगी टफ कैप्सूल की, इसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। Inside the kidney there are two zones, कितने zones बता रहे हैं, दो zones हैं, कितने zones है, दो zones है, outer cortex and inner medulla, outer cortex और दूसरा क्या है, inner medulla। The medulla is divided into few conical masses, देखो medulla में हमें क्या मिल रहा है, कुछ conical masses मिल रहे हैं, और conical masses को बोलते हैं renal medullary pyramids या फिर renal pyramids या फिर renal pyramids, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, और किसके थ्रू, एक ओपनिंग के थ्रू, जिसको बोला था हमने रीनल पैरामीटर, और इस ओपनिंग को बोला रीनल पैरामीटर, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, तो कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन, देखो अभी आगे, कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, देखो यहां पे भी लिखा है, ये देखो ध्यान दो, ये कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स इज रनिंग इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, तो इसको हम बोले थे कॉलम ऑफ बर्टिनी, क्या बोला था, कॉलम ऑफ बर्टिनी, तो यहां पे दे रखा as renal columns which are called as columns of Botany, क्या बोल रहे हैं उसे, columns of Botany। next, each kidney has nearly, ये important है, हर किडनी में 1 मिलियन, कितने, 1 मिलियन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं, जिन्हें बोला जाता है नेफ्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स, which are the functional units, इनके, इनसे ही क्या क्या बना है हमारा किडनी। अभी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट टर्म बहुत बार हम बारे में पढ़े, cell is the structural function of life, neuron is the structural function of brain, ये क्या है, स्ट्रक्चर यानी कि इससे छोटा कोई नहीं, फंक्शनल यानी कि इससे छोटा फंक्शनल स्ट्रक्चर कोई नहीं जो ब्रेन के हेल्प कर, ब्रेन का काम करे, ब्रेन का काम करने के लिए इससे छोटा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इतना मिनिमम चाहिए जो ब्रेन के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि नहीं, किडनी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे छोटा स्ट्रक्चर कौन सा है, पूरा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में भी सब पार्ट्स है, और सब पार्ट्स, पूरी किडनी का जो फंक्शन है वो अकेले नहीं परफॉर्म करता, बट नेफ्रॉन किस चीज के लिए होता है, एक्सक्रीशन ऑफ रेगुलेशन, किडनी किसके लिए, एक्सक्रीशन ऑफ रेगुलेशन, यानी कि किडनी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर कौन सा है जो किडनी के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो होगा उसका स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, यानी कि नेफ्रॉन, सही है, चलो ध्यान, so which are functional unit, each nephron has two parts, अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, नेफ्रॉन, तो ध्यान दीजिए, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, वेट अ सेकंड, सो अभी आगे बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब नेफ्रॉन जो होता है उसमें हमें दो पार्ट्स मिलेंगे, कितने पार्ट्स मिलेंगे, दो, तो ध्यान देना कि एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा, इतना आसान नहीं होता नेफ्रॉन जैसा हम बना रहे हैं अभी, या फिर हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो नेफ्रॉन होता है ना, उसमें हमें कितने पार्ट्स मिलेंगे, दो पार्ट्स मिलेंगे, कितने पार्ट्स मिलने चाहिए, दो। पहला, ये जो ब्लड वेसल से बना हुआ ऐसा कुछ होगा, देखो मैंने कुछ डक्ट बना दी, ब्लड ब्लड वेसल जैसा कुछ बना दिया, कुछ तो बना दिया मैंने यहाँ पे, एक अजीब सा स्ट्रक्चर। अब इसमें दो पार्ट्स होता है, सो नेफ्रॉन कंप्राइजेस टू पार्ट्स, नेफ्रॉन में कितने पार्ट्स होते हैं, दो। पहला होता है एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसे बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, क्या बोला मैंने उसे, ग्लोमेरुलस। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, देखो इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को करना है, तो उनको यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। जो लाल कलर होता है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जिसमें खून होगा, ब्लड जाता है, और जो पीले कलर
हाँ यूनिवर्सिटी पहले ये तो समझो बच्चों, ये तो समझ लो कि जो रेड कलर को क्या है, जो रेड कलर में वो क्या होगा ना, ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस में टफ दिख रहा है तो उसमें खून कोई लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, तो ग्लोमेरुलस में हमें जो खून लेके आने वाली ब्लड वेसल दिख रही है उसे बोलेंगे हम एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोला मैंने? एफरेंट आर्टेरियोल। और जो खून लेके जा रही है ग्लोमेरुलस से दूर, हम चले दूर बाहरों में, सो वो लेके जा रहा है ना, तो ये हो गया हमारी इफरेंट आर्टेरियल, क्योंकि आने वाले को एफरेंट बोला जाता है, दूर जाने वाले को इफरेंट। तो ये हो गया एफरेंट और इफरेंट। और यहाँ पे है टफ्ट ऑफ कैपिलरी। क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ओके, सो वो जो हो गया ना, 2 मिनट बच्चों, सो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो होगा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होगा, उसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। क्या बोला मैंने से? ग्लोमेरुलस। सही है। अब बचा यूरिनिफरस पार्ट, यूरिनिफरस ट्यूब्यूल। तो यूरिनिफरस ट्यूब्यूल में सबसे पहले कप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, हम उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोला? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल ये रहा हमारा। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बन रहा है, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का मिलके, सो बोमेन्स कैप्सूल plus glomerulus together makes a structure that's called as, ध्यान देना, माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? माल्फिजियन बॉडी, या फिर माल्फिजियन कॉर्पस्कल, या फिर एक और टर्म हमें याद रखनी है, पिग्मेलियन कॉर्पस्कल। पिग्मेलियन कॉर्पस्कल ये हमारे एनसीईआरटी का नहीं है, फिर भी याद रखिएगा, पिग्मेलियन कॉर्पस्कल, ठीक है। सो बोमेन्स कैप्सूल आगे कंटिन्यू होगा, किस में कंटिन्यू होगा? यहाँ पर, जिसे बोलते हैं हम पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी। दैट इज फुल फॉर्म इसका होगा प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद देखो यहाँ पे एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले। क्या बोला मैंने इसे? लूप ऑफ हेनले। सो पहला क्या था? पीसीटी, बोमेन्स कैप्सूल, सॉरी पहला क्या? बोमेन्स कैप्सूल, उसके बाद क्या? पीसीटी, फिर आ गया लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, और आखिर में यहाँ पे देखो ये आखिरी एक वापस आरादेवा ट्यूब बना हुआ है, उसको हम बोलेंगे डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्टल, क्योंकि दूर का है ना, देखो पास का ये था, तो उसको प्रॉक्सिमल, देखो पास के प्रॉक्सिमल बोलते हैं, दूर के डिस्टल बोलते हैं। सो ये डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल बोला मैंने इसे क्या बोला? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल आखिर में एक डक्ट में ओपन होकर, और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोला मैंने इसे? कलेक्टिंग डक्ट। सही है, सही है। अब ध्यान देना, हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे, उस पर ध्यान देना। पहले ये जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, इसमें हमें एपिथेलियम मिलेगी। कौन सी? ये एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं, ये एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल में होती है स्क्वामस एपिथेलियम। क्या बोला मैंने? स्क्वामस एपिथेलियम, जो फ्लैट सेल्स है। फिर पीसीटी, पीसीटी में हमें क्यूब शेप मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्यूब शेप मिलेंगे, यानी कि पीसीटी में हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या हो गया? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हम आगे भी बात करेंगे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम आगे कुछ स्पेशलाइज्ड है क्या। सो है बच्चों, इनका जो एपिथेलियम होता है उसमें हम माइक्रोविलाई भी ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करेगा? सरफेस एरिया बढ़ाएगा। हमें पता है डाइजेशन में भी बोला जाता है बहुत बार, माइक्रोविलाई का सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, तो किस लिए बढ़ा रहा होगा? ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए। सो यहाँ पर कुछ पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए करे, ज्यादा ज्यादा सरफेस एरिया दे रहा है। सो ये हो गया। डीसीटी में भी हमें मिलेगा, डीसीटी में भी हमें मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो यही पे लिख देता हूं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक। और लूप ऑफ हेनले एक ऐसा पार्ट है, लूप ऑफ हेनले में शुरू में कुछ रीजन होगा, लूप ऑफ हेनले का शुरू का कुछ पार्ट होगा जहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी। सो यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी, यहाँ पे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी, क्योंकि ये पीसीटी के पास में है, ये डीसीटी के पास में है।
बट बचे हुए रीजन यानी कि यहाँ पे देखो क्या होगा, स्क्वामस एपिथेलियम। सो लूप ऑफ एंडल में मेजर हमें क्या मिलता है, स्क्वामस एपिथेलियम। ये कौन सा लिंब है, अभी जो फिल्ट्रेट बनता है यहाँ से ऐसे पास होता है कि 10 ये फिल्ट्रेट नीचे जाएगा, यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर आएगा। सो ये जो उतरने वाली लिंब है लूप ऑफ एंडल की, इससे बोलेंगे हम डिसेंडिंग लिंब। क्या बोलेंगे हम उसे, डिसेंडिंग। और ये फिल्ट्रेट ऊपर लेके जा रहे तो ये हो गई हमारी असेंडिंग लिंब। असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एंडल, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एंडल। सो यहाँ पे हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया क्या, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। देखो लिख लियो जल्दी से, फटाक से पॉज करो वीडियो, फटाक से लिख लो, क्योंकि ये सब चीज कवर करेंगे, ये सब चीज कवर करने वाली है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं अभी एनसीईआरटी में क्या क्या है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स है नेफ्रॉन में, दो पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल, ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब। The glomerulus system of capillaries formed by afferent arteriole, a fine branch of renal artery। renal artery में बहुत पतली सी ब्रांच है, उससे सो ये जो आर्टरी आ रही थी ना, रीनल आर्टरी, यानी कि ये जो आर्टरी है ना, ये जो आर्टरी है ना, ये रीनल आर्टरी की बहुत पतली सी ब्रांच आएगी, जिसको बोलेंगे हम एफरेंट आर्टेरियल। क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टेरियल, जो अंदर आएगी और क्या देगी, ग्लोमेरुलस बना के देगी। अब नीट में या फिर हमें कंसेप्चुअली एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जो डायमीटर है, देखो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल का, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर का सवाल आ सकता है। तो एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर ज्यादा होता है इफरेंट आर्टेरियल से, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, हम बात करेंगे यूरिन फिल्ट्रेट करने के लिए, यूरिन बनाने के लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के लिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमें डायमीटर ऑफ एफरेंट और इफरेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। आने वाला खून, ग्लोमेरुलस में जब खून आ रहा है उसका डायमीटर ज्यादा होगा, जैसे ज्यादा उसका डायमीटर कम होगा। ठीक है, याद रख लेना बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़िए। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब blood from glomerulus is carried away by efferent arteriole। ये तो ठीक है, बच्चों वाली लाइन समझ गए। अभी हम लोग आते हुए एफरेंट आ रहे, जाते हुए इफरेंट से जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। The renal tubule begins with a double walled cup like structure। देखो डबल वॉल्ड है, कैसे डबल वॉल्ड, यानी कि आपको इमेजिन करना होगा, तो देखो ये मार्जिन है, एक कप की एक मार्जिन है, तो ध्यान देना, हम 2D में डायग्राम देखते हैं ना, इसे समझ नहीं आता है कैसा है, ठीक है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे दिख रहा है, पर ये कैसे, अगर ये कप है तो एक कप ऐसा दिख रहा है, कप दिख रहा है हम लोगों को, कप। सो ये आउटर सरफेस ऐसा, पर उसके अंदर एक और कप होगा जो छोटा हो, देखो छोटा कप है और उनकी मार्जिन मैच होगी, मार्जिन क्या होगी, मैच। सो इमेजिन हो रहा है, कप के अंदर कप रखा है, अंदर का कप छोटा, बाहर का बड़ा है, और उनके बीच में एक स्पेस है, उनके बीच में एक स्पेस है, और स्पेस को बोलता है, स्पेस को बोलता है यूरिनरी स्पेस। यूरिनरी स्पेस, यूरिनरी स्पेस बोल सकता है, या फिर फिल्ट्रेट स्पेस भी कई बुक्स में बोला गया है, फिल्ट्रेट स्पेस। ठीक है, तो हम जब स्पेसिफिकली जब हम बोमन्स कैप्सूल का डायग्राम देखेंगे, हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान दो। सो डबल वॉल्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल व्हिच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। उसके अंदर क्या बैठा है, उसके अंदर क्या बैठा है बच्चों, आते हुए एफरेंट आर्टेरियल आई, वो स्प्लिट हुई, खूब सारे टफ टफ कैपिलरीज दे रही है, और जाते हुए बाहर क्या जाएगी, इफरेंट आर्टेरियल। सो ये आते हुए क्या है, उस कप में एक बड़ी सी आर्टरी आई, बड़ी सी आर्टरी बहुत फाइन ब्रांच है तेरी, एफरेंट आर्टेरियल, इधर बना ग्लोमेरुलस, बाहर चलेगी इफरेंट आर्टेरियल। ठीक है, सही है। So encloses the glomerulus, encloses the glomerulus, encloses the glomerulus, glomerulus along with Bowman's capsule, दोनों मिलके ये इंटर glomerulus और Bowman's capsule बना के मिलके क्या बनाएगा, Malpighian body या फिर renal corpuscle या फिर Pygmalion corpuscle भी बोलते हैं। The tubule continues further to form highly coiled network, highly coiled network बनेगा, Bowman's capsule आगे कंटिन्यू करेगा into proximal convoluted tubule, जो कि हमने बात कर रखी है। अब बस हम रीड कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, ये क्या बनेगा, पीसीडी बनाएगा, हाईली कॉन्वर्टेड होता है।
फिर उसके आगे एक हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर होगा, हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर होगा, हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलता है, लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले शेप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिप्पण व्हिच आर डिसेंडिंग, जो पहले उतरने वाली होगी, एंड असेंडिंग लिंक जो ऊपर जाने वाली होगी। द हाईली असेंडिंग लिंक कंटिन्यूस, फिर असेंडिंग लिंक किसमें कंटिन्यूस हो रहा है, अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन जिसे बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। The DCTs of many nephrons opens into, अभी DCT किसमें ओपन हो रहा है, एक्सट्रेट ट्यूब में ओपन हो रहा है जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सारे कलेक्टिंग डक्ट आगे क्या होंगे, many of which converge, कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होंगे and open into renal pelvis to medullary pyramid, और medullary pyramid में striations दिखते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी की वजह से, जिसमें 10 से 20 कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन होंगे और बनाएगा डक्ट ऑफ बेलिनी, और डक्ट ऑफ बेलिनी हमें वो ट्रायंगल में पिरामिड में striations देंगे। समझ में कुछ, समझ में आ गया, ठीक है आगे। तो चलो ये कुछ लास्ट सेक्शंस में होगा, बात करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान देना, हमने सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें बची होंगी हम देख लेंगे आज के आज। चलो आगे देखते हैं, पढ़ो। द मालफिजन कॉर्पस्कल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड। अब ये बात, ये जरा मजेदार बात आ गई, सो अब ध्यान देना। फिर से मैं किडनी बना रहा हूँ, बट ज्यादा मैं इसमें अभी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाऊंगा। ये किडनी है और मैं एक बड़ा सा यहाँ पे बना दे रहा हूँ रीनल पिरामिड, ठीक है, क्या बना रहा हूँ, रीनल पिरामिड। अब क्या होता है ना, वो बोल रहे देखो, जो हमारा नेफ्रॉन है, हमारा नेफ्रॉन है, उसका ये रहा बोमन्स कैप्सूल, क्या है ये, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल से क्या निकला, पीसीटी निकला, क्या निकला, पीसीटी। सो देखो ये बोमन्स कैप्सूल है, मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ, ये बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल। उसके बाद ये क्या है, पीसीटी। अब पीसीटी के बाद यहाँ पे अंदर जाएगा कौन, नीचे जा रहा है, देखो कौन है, लूप ऑफ हेनले, क्या बोल रहा हूँ, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले यहाँ पे मेडुला में चला गया, यानी कि रीनल मेडुला में चला गया। वापस वापस कौन है यहाँ पे, ध्यान देना, वापस लूप ऑफ हेनले घूम के फिर वापस ऊपर आया, ये क्या हो गया, डीसीटी। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन हो गया, और कलेक्टिंग डक्ट सारे ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो गिवन डक्ट मिल गई, ठीक है, वो छोड़ो, सो कलेक्टिंग डक्ट होगी यहाँ पे। अब तुम ऑब्जर्व करो, कॉर्टेक्स में कौन कौन पढ़ रहा है, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी कहां पे आ गए, कॉर्टेक्स में आ गए। और लूप ऑफ हेनले हमें मिलेगा मेडुला में, या फिर स्पेसिफिकली मेडुलरी पिरामिड्स, अंदर जाकर नीचे मेडुला में जाएगा, कहां पे जाएगा, मेडुला। सो देखो एनसीटी यही बता रही है, बस और कुछ नहीं, एनसीटी बहुत आसान शब्दों में बता रहा है, देखो ध्यान देना। So the Malpighian corpuscle PCT and DCT of the nephron are situated. कहाँ पे situated है? In the cortical region. Entrance के लिए important है. In the cortical region of the kidney. Whereas loop of Henle कहाँ पे आ रहा है? Dips in the medulla. और अब बात आती है मेडुला के, सॉरी, लूप ऑफ हेनले के लेंथ पे डिपेंड होगा दो प्रकार के नेफ्रॉन्स। कितने प्रकार के? दो प्रकार। ये हमारा आज का लास्ट सेक्शन होगा जो इम्पोर्टेंट। सो मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, देखो ध्यान देना। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेडुला के लेंथ पे डिसाइड होगा, मेडुला के लेंथ पे, सॉरी, नेफ्रॉन नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले के लेंथ पे डिसाइड होगा कि वो कौन से प्रकार का नेफ्रॉन। सो शुरू करते हैं, देखो ध्यान देना। अब ये हो गया हमारा बोमन्स कैप्सूल, क्योंकि ऊपर कौन सा रीजन है, कॉर्टेक्स है, नीचे कौन सा रीजन है, मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब ये हो गया हमारा बोमन्स कैप्सूल, ये क्या हो गया, बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल से क्या निकला, पीसीटी, क्या निकला, पीसीटी। अब ये लूप ऑफ हेनले जाएगा, थोड़ा सा ही मेडुला में इंटर किया, वापस रिटर्न। ये लूप ऑफ हेनले देखो थोड़ा सा ही मेडुला में इंटर किया, वापस रिटर्न आ गया, और फिर ऊपर क्या हो गया, फिर से डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले की लेंथ जो है वो छोटी है, थोड़ा ही मेडुला में गया, वापस रिटर्न, थोड़ा ही गया, वापस रिटर्न। बट
जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में और दूसरे दूसरे नेफ्रॉन का एक टाइप है, उसमें देखो पीसीपी है, लूप ऑफ हेनले है, काफी अंदर गया, देखो काफी अंदर गया है, काफी अंदर गया, काफी अंदर गया, डीप वेंट इनसाइड दैट, और ऊपर जाके ऐसे घूम के आ गया डीसी। सो यहाँ पे देखो पीसीपी, यहाँ पे ये हमारा लूप ऑफ हेनले है और ये हमारा डीसी। यहाँ पे हम देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले की लेंथ यहाँ पे कम थी, यहाँ पे ज्यादा है, और इट वेंट इन डीप इनसाइड द मेडुला। सो जो बस ऊपर से आया, जो ऊपर से आया उसे बोलेंगे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोला मैंने उसे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये हमारे बॉडी में किडनी में होंगे 85%। कितने होंगे? 85%। और ये जो होंगे ये हमारे होते हैं जक्स्टा मेड्यूलर, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जो हमारे बॉडी में होंगे अगर किडनी में स्पेसिफिकली 15%। इनमें एक और बहुत अच्छी चीज हमने ऑब्जर्व की है कि अब देखो ये एफरेंट आर्टेरियल आई ग्लोमेरुलस बना, एफरेंट निकली, और इसकी ब्रांच है ना ऐसे रैंडमली हमारे पीसीपी डीसीपी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। सो यहाँ पे हम नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट बोलते हैं हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलोगे हम सर? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्योंकि देखो ये क्या है, हमारे ट्यूब्यूल्स के अराउंड एक नेटवर्क बना है ब्लड वेसल, तो उसको बोलेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। बट ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पे एक बहुत सिस्टमैटिक ब्लड नेटवर्क देखेंगे, ब्लड वेसल का नेटवर्क देखेंगे। यहाँ पे देखो ये एफरेंट है, ये एफरेंट है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होगा, यहाँ से निकला बाहर एफरेंट। अब ये एफरेंट है ना एक बहुत अच्छा सा नेटवर्क बनाएगा अराउंड द ब्लड वेसल्स, और एक यू शेप, देखो एक यू शेप ब्लड नेटवर्क बना रहा है, यहाँ पे यू शेप ब्लड नेटवर्क बना रहा है। इस ब्लड नेटवर्क को हम बोलते हैं, इस ब्लड नेटवर्क को हम बोलते हैं वासा रेक्टा। सो जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन के अराउंड हमें एक यू शेप नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल मिलेगा, उसे बोलते हैं हम वासा रेक्टा। क्या बोला हमने उसे? वासा रेक्टा। सही है। सो जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में डिफरेंस बस समझ गया। जो डीप चला है मेडुला में उसे बोलेंगे जक्स्टामेडुलर, जो ऊपर के ऊपर है उसको बोलेंगे कॉर्टिकल। सो ये देखो पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। So in majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into medulla. Such nephrons are called cortical nephrons. So what are cortical nephrons? In some of the nephrons, like 15%, loop of Henle is very long and runs deep into medulla. Deep जाएगा. So these nephrons are called juxtamedullary. The efferent arteriole emerging, efferent arteriole जो निकल रही है बाहर from glomerulus, glomerulus forms a fine capillary network, forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. क्या बोलेंगे उसे? Peritubular capillaries. A minor vessel of this network runs parallel to Henle's loop, forming a U-shape vasa recta. Vasa recta is absent. देखो ये बहुत important है. Vasa recta is absent और highly reduced in cortical nephron. Cortical nephron हमें नहीं मिलेगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में हमें वासा रेक्टा यूजुअली मिलता नहीं है, गाजर रेक्टा में किसमें मिलेगा? जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स। ठीक है। सो बच्चों हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। किस चीज के बारे में बात करेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। स्पेसिफिकली हम किसके बारे में बात करेंगे? यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है। चलो, सो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।